बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं ज़िया रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीवर्स, पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत की तब्दीली हुई है, क्या ये साम्राज्य की वजह से हुई या इसमें इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व थी या फिर ये एक जमहूरी प्रोसेस के थ्रू हुई? आज एक कंप्लीट स्टडी करेंगे, केस स्टडी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो कौन सी वजूहात थीं जिनकी वजह पर इमरान खान साहब की हुकूमत को टॉपल किया गया और पाकिस्तान में इतनी बड़ी तब्दीली आई। वीवर्स, जब से इमरान खान साहब ने इक़्तिदार संभाला है उस वक्त से PDM की मुख्तलिफ़ जमातें हीले बहाने करके इस्लामाबाद में इकट्ठी हो जाती थीं और ये कोशिश करती थी कि किसी तरह इमरान खान की हुकूमत को टॉपल किया जाए। कभी वो मरियम की सूरत में एहतजाज करती थी, कभी वो मौलाना फजल रहमान की सूरत में एहतजाज करती थी, लेकिन हर बारी इनको नाकामी हुई। वीवर्स, अगर आपको याद होगा तो इमरान खान की हुकूमत आने के बाद शुरू में ही मौलाना फजल रहमान ने एक अदद लॉन्ग मार्च किया इस्लामाबाद में और लॉन्ग मार्च करने के बाद उनको नाकामी हुई और नाकामी के बाद वो वापस चले गए, जिसके बाद एक PDM की तश्कील हुई जिसमें अनहोनी हुई। तमाम वो पार्टीज़ जिनकी सियासत ही इस बात पे थी कि वो एक दूसरे को गालिम गलोच करते थे और एक दूसरे को ये कहते थे कि ये चोर हैं, ये डकैत हैं, इनकी करप्शन है, वो एकदम से इकट्ठी हुई और उन्होंने कहा कि हम एक PDM तश्कील देते हैं, ऑल पार्टी डेमोक्रेटिक अलायंस तश्कील देते हैं और हुकूमत को हम ये टॉपल करने की कोशिश करेंगे। जिसके बाद मरियम नवाज शरीफ ने मुख्तलिफ़ किस्म की डेट्स देना शुरू कर दी कि इमरान खान अब तुम्हारी हुकूमत गई, इस दिन तुम वज़ीर आज़म नहीं होगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इस्तीफ़ा दे दो, लेकिन एक बार फिर देखने में ये आया कि PDM टूट फूट का शिकार हो गई। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो ये कह रहे थे कि अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए, जबकि मरियम नवाज़, मौलाना फजल रहमान और बाकी पार्टीज़ ये कह रही थी कि हमें लॉन्ग मार्च करना चाहिए। जिसके बाद पीपल्स पार्टी ने ख़ुद से एक अपना लॉन्ग मार्च किया। सिंध हुकूमत के भरपूर वसाइल इस्तेमाल करने के बाद वो PDM लॉन्ग मार्च बुरी तरह नाकाम हुआ और इस्लामाबाद जब बिलावल भुट्टो पहुँचे तो महज चंद हज़ार लोग उनके लॉन्ग मार्च में शमूलियत करने पर मजबूर हुए और शमूलियत के बाद बिलावल भुट्टो ने यहाँ पर आकर लॉन्ग मार्च में धरने देने से बेहतर ये समझा कि उस लॉन्ग मार्च को ख़त्म कर दिया जाए। जिसके बाद PDM की बाकी जमातों के साथ बिलावल भुट्टो का एकदम से आपने देखा होगा कि अलायंस हो जाता है और सारी की सारी PDM की जमातें जो हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं और बिलाखिर 8 मार्च को जाके PDM अदम तहरीक की जो है वो पार्लियामेंट के अंदर जमा करवाती है और इमरान खान को ललकारते हैं कि इमरान खान साहब अब आप आ जाएं, आपके ख़िलाफ़ हमने अदम एतमाद की तहरीक लाई है। और देखते ही देखते कुछ ही टाइम में PTI के मुख्तलिफ़ MNAs वो सिंध हाउस का रुख करते और वहाँ पर जाके 20-22 MNAs बैठ जाते हैं और वो ये कहते हैं कि हम इमरान खान की पॉलिसी से इत्तफाक नहीं करते, आवाम महंगाई की मारी हुई है, मुल्क में लूट फूट हो रही है, जिसकी वजह से हम तहरीक अदम एतमाद का साथ देंगे और इमरान खान की हुकूमत को टॉपल करेंगे। यहाँ पर वीवर्स, इमरान खान एक चाल चलते हैं और अपनी लीगल टीम के साथ बात करते हैं और लीगल टीम उनको बताती है कि आर्टिकल 63A के तहत आप इन तमाम बगावत करने वाले अरकान को आप नाअहल करवा सकते हैं। जिसके बाद इमरान खान सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं और एक सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सदारती रेफरेंस के बाद सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुनना शुरू कर देती है। वीवर्स, जब 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद पार्लियामेंट में जमा करवाई जाती है तो याद रखिए ये इंतहाई सेंसिटिव दिन होते हैं, क्योंकि OIC की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में काफ़ी टाइम के बाद होने जा रही होती है और इसी तरह 23 मार्च का एक दिन मनाया जाता है, लेकिन अपोजिशन पार्टीज़ इसको बिल्कुल साइड पे रख देती हैं और यह हत्ता के यहाँ तक बयान देती हैं कि हम अगर अदम एतमाद पर वोटिंग ना करवाई गई तो OIC के अजलास नहीं होने देंगे, हम धरना देंगे। मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो का इस बारे में बयान रिकॉर्ड के ऊपर है, जब वो ये कहते हैं कि कोई फॉरेन मिनिस्टर OIC का इमरान खान के साथ बात ना करे और हम OIC का इजलास नहीं होने देते। जिसके बाद एक दफ़ा फिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट गेम में आती है और इस्टेब्लिशमेंट ने आते ही
इन अपोजिशन पार्टीज़ को समझाती है कि आप OIC का इजलास होने दें, इजलास के बाद जो भी जमहूरी प्रोसेस है आप उसको चलने दें। जैसे ही व्यूअर्स आपने देखा कि OIC का इजलास कंक्लूड होता है, बड़े अच्छे तरीके से वो ख़त्म होता है, तो इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं अवाम को कॉल देता हूँ और अवाम जो है वो 27 मार्च को इस्लामाबाद का रुख करे, क्योंकि इस 27 मार्च को मैं एक ऐसे एक रात से पर्दा उठाऊंगा जिससे आप सब लोगों को पता चलेगा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट गिराने के लिए बैकडोर क्या मामला चल रहे हैं, जिसको सुनते ही यकदम से PDM वाले कहते हैं कि हम अपना लॉन्ग मार्च करेंगे, और वो एक अपना लॉन्ग मार्च करते हैं और 25 को पहले डेट देते हैं, जिसके बाद उनका लॉन्ग मार्च होता है। और आप लोगों ने देखा कि वो सारी पार्टीज़ मिल के 28 मार्च को लॉन्ग मार्च करती हैं, और लॉन्ग मार्च में बिल्कुल उस तरह की अवाम उमट कर नहीं आती जिस तरह 27 मार्च के जलसे में पाकिस्तान की अवाम इमरान खान की कॉल पर लब्बैक करती है। और इमरान खान साहब वहाँ पर एक राज अफशा करते हैं, वो ये कहते हैं कि जी एक आलमी साजिश है और इस साजिश के पीछे अमेरिका शामिल है, और ये अमेरिका का वो लेटर है, वो लेटर वो जाके इमरान खान साहब जलसे में लहराते हैं कि इसके अंदर ये लिखा गया है कि तुम लोग अपोजिशन वाले अदम एतमाद लाओ और अदम एतमाद को कामयाब करवाओ, अदरवाइज़ पाकिस्तान को बुरे कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। नाजरीन, हालात चलते चलते 28 मार्च को NCOC की मीटिंग होती है, जो इमरान खान के साजिशी ख़त पर एक मोहर लगाते हैं, जिसके बाद एक पार्लिमानी मीटिंग होती है जिसके अंदर वो ख़त को दोबारा लाया जाता है और उसके ऊपर भी मोहर लगती है कि वाकई ये एक साजिश है, जिसके बाद अमेरिका को उसके सफारती खाने में बुलाकर उसके सफ़ीर को एहतजाज किया जाता है और एक डिमाश भेजा जाता है कि ये हमारे मुल्क में आप अमल दखल बंद कर दें। लेकिन इसके बाद भी अदम एतमाद के ऊपर जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो बाज नहीं आती। आखिरकार 3 मार्च को पार्लियामेंट का इजलास होता है, क्योंकि कानूनी तौर पर पार्लियामेंट का इजलास अदम एतमाद पेश होने के बाद बुलाया जाता है और बुलाने के बाद उसको बर्खास्त नहीं किया जाता। जब 3 मार्च को अदम एतमाद का बिल पार्लियामेंट में पेश होता है तो डिप्टी स्पीकर कासम सूरी फवाद चौधरी की बहस के ऊपर एक रूलिंग देते हैं और अदम एतमाद की जो करारदाद थी उसको वो मुस्तरद कर देते हैं, जिसके बाद एक ड्रामाई अंदाज शामिल होता है जहाँ से विवत पता चलता है कि क्या ये एक साजिश थी या इसमें इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व थी या ये जमहूरी पार्टियों का सारा काम था। एक ड्रामाई अंदाज में इतवार वाले दिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट खुलती है, वहाँ पे जाके अपोजिशन पार्टीज़ जो है वो अपनी पटिशन डालते हैं और कहते हैं कि जी इस केस को सुना जाए, जो ये रूलिंग है ये गैर आइनी रूलिंग है और ये कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा गया है और इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। और यकदम से आपकी सुप्रीम कोर्ट डे बाय डे सारे केसेस सुनना शुरू हो जाती है और डे बाय डे कार्रवाई करती है, नोटिस जारी करती है, और नोटिस जारी करने के बाद अपोजिशन पार्टीज़ अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती हैं, गवर्नमेंट अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती है, लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अपोजिशन पार्टीज़ के हक़ में आता है। और हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत करते हुए इस हद तक चली जाती है कि सुप्रीम कोर्ट स्पीकर को बताती है कि इस दिन इस टाइम पे आपने इजलास बुलाना है और इस इजलास को प्रोवोक नहीं करना जब तक ये कार्रवाई ख़त्म नहीं हो जाती। और मज़े की बात यह है व्यूअर्स के इस जजमेंट के अंदर आर्टिकल 69 की बार जो तोड़ी गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसकी कोई रीजनिंग अभी तक नहीं दी जाती और बिल्कुल एक शॉर्ट सा ऑर्डर होता है। उसके बाद स्पीकर जो है वो इजलास बुलाते हैं 10 अप्रैल को मार्च आता है, मार्च अप्रैल को ये जब कार्रवाई शुरू होती है, स्पीकर मुख्तलिफ हीले बहानों से इस पे चलता रहता है। कभी ओपोजिशन की एक पार्टी की तरफ से लीडर बहस करता है, कभी गवर्नमेंट की तरफ के पार्टी की तरफ से बहस करता है, और ये बहस होते होते तकरीबन रात के 10:30 बज जाते हैं और 10:30 बजे तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। जिसके बाद एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के अंदर एक ड्रामाई सूरत हाल जन्म लेती है, और ड्रामाई सूरत हाल ये जन्म लेती है कि पाकिस्तान के तमाम अदारे एक्टिव हो जाते हैं और आपको हैरान कुन पर यह नज़र आता है कि आपकी सुप्रीम कोर्ट रात को 12 बजे ओपन होती है।
12 बजे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुल जाते हैं, हाई कोर्ट के दरवाजे खुल जाते हैं और हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन चली जाती है। सुप्रीम कोर्ट इंतज़ार करती है, पाकिस्तान की अफवाज जो है वो पार्लियामेंट के इर्द गिर्द अपनी सिक्योरिटीज़ को टाइट कर लेते हैं, जिसके बाद हैरान कुन तौर पर एकदम से न्यूज़ आती है कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने रिज़ाइन दे दिया है और रिज़ाइन देने के बाद कासम सूरी भी ये इजलास छोड़ के चले जाते हैं, जिसके बाद पैनल ऑफ से अय्याज सादिक ये कार्रवाई चलाते हैं और सिर्फ अपोजिशन रह जाती है पार्लियामेंट के अंदर। गवर्नमेंट के तमाम अरकान इसकी बाइकाट कर जाते हैं और वोटिंग का प्रोसेस होता है और रात 12 बजे ये इजलास शुरू होने वाला 11 अप्रैल को 12:01 पर ये दोबारा शुरू होता है और दोबारा शुरू होने के बाद वोटिंग का प्रोसेस किया जाता है और आखिरकार अदम एतमाद कामयाब हो जाती है और जिसकी वजह से इमरान खान की हुकूमत टॉपल की जाती है। व्यूअर्स, इस पूरे सिनेरियो के अंदर हमने ये देखा कि रजीम चेंज अमेरिका की तरफ से इमरान खान इल्ज़ाम लगाते रहे। स्टैब्लिशमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है मुख्तलिफ पाकिस्तान में कि जो कुछ भी होता है ये स्टैब्लिशमेंट करवा रही है, जबकि तीसरी तरफ नज़र आता है कि ये जमहूरी प्रोसेस है। तमाम सियासी पार्टीज़ ने मिलकर ये जो काम किया है, ये इन्होंने तमाम पार्टीज़ ने मिलकर ये काम, अगर बगौर इसकी केस स्टडी का जायज़ा लिया जाए व्यूअर्स, तो ये एक बात समझ में आती है कि इमरान खान जब ये कहता है कि ये एक आलमी साजिश हुई है, ये एक लेटर है, उस लेटर के ऊपर ना सुप्रीम कोर्ट कोई नोटिस लेती है, ना आपका आर्मी चीफ उसके ऊपर नोटिस लेता है, ना आपका कोई और अदारा उसके ऊपर नोटिस लेता है, ना मीडिया उसको देखता है और ना ही कोई पाकिस्तान का अपोजिशन लीडर उस लेटर को कहता है कि पार्लियामेंट में बहस की जाए और ये चीज़ बावर करवाई जाए। अगर ये साजिश नहीं है तो इसके ऊपर अदम एतमाद के ऊपर मज़ीद कार्रवाई बढ़ेगी और अगर ये साजिश है तो हम अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के ये कहेंगे कि आप हमारे साथ इस किस्म का बिहेवियर ना करें, हमारे मुल्क में इंटरफेरेंस छोड़ दें। व्यूअर्स, यहाँ पर मज़े की बात यह है कि अपोजिशन लीडर्स के मुख्तलिफ बयानात आते हैं। वो ये कहते हैं कि वी आर नॉट बेगर्स, वी आर द बेगर्स, वी आर नॉट द चूज़र्स। हम अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते, यूरोपीय यूनियन के साथ बात नहीं कर सकते। हालांकि प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के जो हैं इमरान खान, वो ये कहते हैं कि मैं किसी किस्म के ताल्लुकात तोड़ने की बात नहीं कर रहा, मैं ये कहता हूँ कि हमारे ताल्लुकात होने चाहिए, लेकिन ग़ुलामी नौकरी में फ़र्क है। हम अपना डिसीजन खुद करेंगे, हमारे मुल्क के मामलात में किसी को अमल दखल करने का कोई हक नहीं है, हम एक आज़ाद कौम हैं। लेकिन कोई पाकिस्तान का अपोजिशन लीडर, किसी महकमे का कोई सरबराह, ख्वाह वो चीफ जस्टिस हूँ, ख्वाह वो आर्मी चीफ हूँ, कोई बंदा इस चीज़ का नोटिस नहीं लेता और वो किसी उस ख़त को देखते नहीं और वो ख़त सील रहता है और आखिरकार इमरान खान जाने से पहले उसको डी सील कर जाते हैं, डी क्लासीफाई कर जाते हैं, ताकि आइंदा के बाद जब इस ख़त के ऊपर पॉलिटिक्स होगी तो सबके सामने चीज़ नज़र आएगी। व्यूअर्स, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन सुनाने जा रही होती है तो उस वक्त वो इलेक्शन कमीशन को कॉल करती है कि क्या आप बता सकते हैं कि आप पाकिस्तान में इलेक्शन 3 महीने के अंदर करवा सकते हैं। और हैरान कुन तौर पर इलेक्शन कमीशन जो उसकी एक आईनी जिम्मेदारी है उससे मुकरते हुए कहता है कि नहीं, हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, हमें 7 माह चाहिए इलेक्शन करवाने से। लब्बे लबाब ये कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा अदारा नहीं जिसने ये रोल अदा ना किया हो कि वो इस रजीम को चेंज किया जाए और आखिरकार ये रजीम सक्सेसफुली चेंज हो जाती है। एस्टेब्लिशमेंट की खामोशी, जमहूरी पार्टियों की खामोशी, अदारों की खामोशी ये साफ जाहिर करती है कि ये एक आलमी साजिश थी, ये एक आलमी सतह पर एक प्लान बनाया गया कि इमरान खान की हुकूमत को किस तरह टॉपल किया जाए, पार्लियामेंट के अंदर किस तरह तब्दीली लाई जाए। और फिर पाकिस्तान के अदारों ने इस चीज़ को फैसिलिटेट किया और ख़ामोशी के साथ तमाम कार्रवाई हुई और आखिरकार अवाम का एक मैंडेट था इमरान खान साहब के पास, वो छीना जाता है और इमरान खान साहब को उनकी हुकूमत से टॉपल कर दिया जाता है। व्यूअर्स, यहाँ पर जब इमरान खान की हुकूमत टॉपल हो जाती है तो आपने देखा कि जब इमरान खान अपने वज़ारत उस्मा से उतरते हैं और अवाम को कॉल देते हैं और अवाम का जम्मे खबीर, वो ख्वाह लाहौर हो, कराची हो, गुजरांवाला हो, इस्लामाबाद हो, रावलपिंडी हो,
یا KPK کا کوئی علاقہ ہو وہاں پر جنب غفیر باہر نکلتا ہے اور عمران خان کی کال پر لبیک کہتا ہے، اور عوام اس چیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں کہ ہم کسی صورت میں اس چیز کو نہیں مانتے۔ یہ جو انٹرنیشنل رجیم کا چینج پاکستان میں کیا گیا ہے ویورز، یہاں پر یہ جعلی اسمبلی جو اپوزیشن کہتی ہے وہ اس کے بعد اصلی ہو جاتی ہے، اوریجنل ہو جاتی ہے۔ جو یہ اسٹیبلشمنٹ کے سر پر کہتے ہیں کہ عمران خان آیا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ بالکل مسلم لیگ نون اور باقی پارٹیز کے ساتھ مل کر ایک دم سے اچھی ہو جاتی ہے، اور یہ کارروائی چلتی ہے، اور آخرکار مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد شہباز شریف صاحب پاکستان کے 23ویں وزیر اعظم کا حلف اٹھاتے ہیں اور وہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں۔ لیکن انٹرسٹنگلی ان کے وزیر اعظم کے الیکشن کے پروسیس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے مخالف کینڈیڈیٹ شاہ محمود قریشی استعفیٰ دے جاتے ہیں۔ PTI جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے اس کے تمام کینڈیڈیٹس وہ کہتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھیں گے، وہ اپنا استعفیٰ قاسم سوری ڈپٹی اسپیکر کے پاس جمع کروا دیتے ہیں۔ حلف کی باری جب آتی ہے تو صدر پاکستان چھٹی پر چلے جاتے ہیں بائیکاٹ کرتے ہوئے، اور وہ پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب سے حلف نہیں لیتے۔ اور انٹرسٹنگلی جب عوام کا اتنا بڑا رد عمل آتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ ایک دفعہ پھر سائیڈ پہ ہوتی ہے، اور وہ شہباز شریف صاحب کے حلف پر اور گارڈ آف آنر پر چیف آف سٹاف آپ کے آرمی کی نظر نہیں آتی۔ جس کے بعد عمران خان کی آج کی یہ کال ہے کہ وہ بدھ والے دن سے پورے پاکستان میں جلسوں کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور وہ اس حکومت کو کسی صورت چلنے نہیں دیں گے۔ اور جو حکومت یہ کہتی تھی کہ جو اپوزیشن یہ کہتی تھی کہ ہم الیکشن کروانے چاہیے، ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے عمران خان صاحب کے پاس، پارلیمنٹ کے اندر ان کی اکثریت نہیں ہے، وہ اب الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، جبکہ عمران خان بار بار ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ عوام کے پاس چلتے ہیں اور مینڈیٹ لیتے ہیں، اور پتہ چل جائے گا کہ کس کے پاس کیا مینڈیٹ ہے، عالمی سازش ہے یا نہیں ہے، عوام مہنگائی سے تنگ ہے یا نہیں، رول اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، یا ہمارے کینڈیڈیٹ حلقے میں نہیں جا سکتے، یہ جو خریدے ہوئے کینڈیڈیٹ ہیں، یہ ساری کی ساری سازش عوام کے سامنے بے نقاب ہو جائے گی۔ لیکن اس کے اوپر کوئی ادارہ ایکشن نہیں لیتا۔ الیکشن کمیشن جواب دے جاتا ہے کہ ہم الیکشن نہیں کروا جاتے، اپوزیشن بھاگ جاتی ہے کہ ہم الیکشن نہیں کروانے دیتے، ہم الیکشن نہیں چاہتے۔ دیکھتے ہیں ویورز کہ عوام اب عمران خان کا ساتھ دیتی ہے یا نہیں دیتی، اور آنے والے دنوں میں یہ سیاست کس رخ میں جاتی ہے۔ کیا یہ جو خط کا معاملہ ہے یہ دبا دیا جائے گا؟ کیا نواز شریف واپس آئیں گے اپنے بھائی کی حکومت میں؟ اور کیا ایک پاکستان کا ایک ایسا وزیر اعظم جس پہ خود منی لانڈرنگ کا کیس ہے، جس پہ خود منی لانڈرنگ کا فرد جرم عائد ہونا ہے، وہ آنے والے دنوں میں پاکستان کو فیٹ آف کی گریڈ لسٹ سے نکال سکے گا؟ جڑے رہیے میرے چینل سے اس قسم کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ میں آپ کو پاکستان میں ہونے والے پولیٹیکل اپڈیٹس کے اوپر انالیسس شیئر کرتا رہوں گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔